यदि आपसे पूछा जाता है कि क्रिया कितने प्रकार की होती है तो आप बताएंगे क्रिया केवल 2 प्रकार की होती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल PRK एडुलाइटमेंट में। मेरा नाम है सलमान और मैं PRK स्टडी पॉइंट में एक सीनियर फैकल्टी हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम अपनी हिंदी ग्रामर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है क्रिया। फ्रेंड्स, अंग्रेज़ी में क्रिया को वर्ब भी कहा जाता है, ठीक। और इसकी यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन है ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहा जाता है। यानी वो शब्द जिनसे हमें पता चले कि भाई कोई कार्य हो रहा है या किया जा रहा है, उन्हें ही दरअसल हम क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने क्रिया ये लिखी है, कुछ एग्जाम्पल। चलना एक क्रिया है, पढ़ना, हंसना, बोलना, लिखना, गाना, खाना, नहाना, ये सारी क्रियाएं हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो है क्रिया में हम एक चीज़ और पढ़ते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो है धातु। धातु को हम क्या कहते हैं कि भाई ये क्रिया का मूल शब्द है। क्रिया का मूल शब्द यानी वो शब्द जिनसे क्रियापद का निर्माण होता है। तो यदि हम मूल शब्दों में यदि ना जोड़ देते हैं, मूल शब्दों में यदि हम ना जोड़ दें तो हमारे पास क्रिया मिल जाती है हमें। या फिर हम ये कहें कि भाई क्रियापद में से हम ना हटा दें तो हमारे पास मूल शब्द आ जाते हैं। तो जैसे चलना क्रिया में चल धातु है, पढ़ना में पढ़, हंसना में हंस, बोलना में बोल और लिखना में लिख धातु है। तो फ्रेंड्स, ये हमें समझ में आया कि भाई क्रिया किसे कहते हैं। किसी कार्य के करने या होने का बोध जिन शब्दों से होता है उन्हें क्रिया कहा जाता है। और मूल शब्द, तो क्रिया के जो मूल शब्द होते हैं वही धातु कहलाते हैं। और क्रियापद में यदि हम ना हटा देंगे, क्रियापद में से यदि हम ना हटा देंगे तो हमारे पास धातु मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, हमें 2 चीज़ों का पता चला। एक, क्रिया यानी जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहा जाता है। और यदि क्रियापद में से ना हटा दिया जाए तो हमें धातु या मूल शब्द प्राप्त हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमें क्रिया की डेफिनेशन और धातु शब्दों की डेफिनेशन पता चली। अब हम बात करेंगे जो क्रिया है उसके प्रकारों के बारे में। तो फ्रेंड्स, क्रिया को हमने 2 भागों में बांटा है। सबसे पहले उसके जो है मुख्य प्रकार और फिर है दूसरा अन्य प्रकार। यदि आपसे पूछा जाता है कि क्रिया कितने प्रकार की होती है तो आप बताएंगे क्रिया केवल 2 प्रकार की होती है, जो कि उसके मुख्य प्रकार हैं। क्या है? एक है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। फ्रेंड्स, इन क्रियाओं से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और आज हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके बाद अन्य प्रकार की जो क्रियाएं हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। तो फ्रेंड्स देखो, इसमें केवल एक ही शब्द का डिफरेंस है, इसमें स आ रहा है, उसमें अकर्मक आ रहा है, ठीक है। तो ऐसी क्रिया जो कर्म के साथ होती हैं या फिर जिनमें कर्म होने की संभावना होती है उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। और दूसरी ऐसी क्रिया जिनमें या तो कर्म होता ही नहीं है और ना ही उसके होने की संभावना होती है, उन्हें हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब हम कहेंगे कि भाई कर्म क्या होता है, तो कर्म की हमारे पास 2 डेफिनेशन हैं, यानी 2 परिभाषाएं हैं। सबसे पहले है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े वही शब्द कर्म है, और दूसरा वाक्य में क्रिया और कर्ता को छोड़कर जो भी मुख्य रूप से बचता है उसे भी हम कर्म ही कहते हैं। मैं इन दोनों को एक एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा आपको। सबसे पहला है कि भाई क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े, तो हमने सबसे पहले कहा कि राम ने रावण को मारा, तो मारना क्रिया का प्रभाव यहां पर किस पे पड़ रहा है? रावण पर। तो यहां पर क्या है? इस क्रिया के अनुसार रावण कर्म है, ठीक। अब मैं इस वाले का एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे मैंने कहा मोहन ने पत्र लिखा, तो मोहन ने पत्र लिखा। सबसे पहले वाक्य में क्या करना है? क्रिया और कर्ता को हटा देते हैं, उसके अलावा जो कुछ मुख्य बचता है। तो वाक्य में क्रिया क्या है? लिखना क्रिया है, लिखना को हमने हटा दिया और कर्ता मोहन है, तो बचा क्या? वो है पत्र। तो पत्र इस
इस डेफिनेशन के अनुसार पत्र जो है कर्म है, और इस डेफिनेशन के अनुसार जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसके अकॉर्डिंग रावण कर्म है। तो फ्रेंड्स अब हमें थोड़ा सा आसानी से समझ आएगा कि भाई सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। ऐसी क्रियाएं जिनमें कर्म मौजूद होगा या फिर कर्म के होने की संभावना होगी, उन्हें हम सकर्मक कहेंगे। फ्रेंड्स ये याद रखेंगे, कर्म मौजूद होगा और कर्म के होने की संभावना भी हो सकती है। तो यदि संभावना भी होगी तो भी क्रिया सकर्मक है। और दूसरा, यदि वाक्य में या यदि हम कहेंगे क्रिया में कर्म मौजूद नहीं होगा और ना उसके होने की संभावना होगी तो उन्हें हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। इनको हम एक एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। सबसे पहले है अध्यापक ने छात्रों को पीटा। तो इसमें क्या है, क्रिया पीटना एक क्रिया है, पीटा जो क्रिया है। तो हमें पता लगाना है कि भाई ये अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है। तो मैंने आपको बताया था कि भाई इन दोनों के डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ। जिस क्रिया के साथ कर्म होगा या कर्म के होने की संभावना होगी वही सकर्मक होगी। तो इसमें कर्म होगा छात्रों, क्योंकि इस पीटना क्रिया का प्रभाव छात्रों पर पड़ रहा है तो यहाँ पर कर्म मौजूद है, अर्थात ये जो पीटना क्रिया है ये सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, इसका ही एक दूसरा एग्जाम्पल है, मैंने लिया अध्यापक ने पीटा। तो यहाँ पर पीटना क्रिया है, लेकिन क्या यहाँ पर कर्म मौजूद है, तो हम कहेंगे डायरेक्टली कर्म मौजूद नहीं है। लेकिन अब हम देखेंगे क्या इसमें कर्म के होने की संभावना है। अध्यापक ने पीटा यानी अब कर्म के होने की संभावना, अध्यापक ने किसी को तो पीटा ही होगा, यानी छात्रों में से किसी को पीटा है। तो अर्थात इस वाले जो हमारा एग्जाम्पल है इसमें पीटना क्रिया के साथ कर्म के होने की संभावना रहती है, अर्थात ये भी सकर्मक क्रिया है और ये भी सकर्मक क्रिया है। इसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हमने कहा मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो जो मैंने कर्म की आपको दूसरी डेफिनेशन दिखाई थी कि भाई वाक्य में कर्ता और क्रिया को छोड़कर भी जो कुछ बचता है वो कर्म होता है, तो हम यहाँ वही देखेंगे, मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो मोहन करता है और पढ़ना जो है वो क्रिया है, तो उसको छोड़कर बचा हमारे पास पुस्तक। तो अर्थात इस वाले एग्जाम्पल में पुस्तक कर्म है, तो ये भी हमारे पास सकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। और दूसरा हम देखते हैं मोहन पढ़ता है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि भाई यहाँ पर डायरेक्टली कर्म नहीं है, लेकिन यहाँ कर्म के होने की संभावना, यानी मोहन पढ़ता है तो इसके साथ पुस्तक के कर्म होने की संभावना है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे अकर्मक क्रिया के बारे में। तो अकर्मक क्रिया मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि भाई जिस क्रिया में कर्म मौजूद नहीं होता और ना ही उसके होने की संभावना होती है, और इसमें क्या होता है कि भाई क्रिया का जो प्रभाव है पूर्णतः कर्ता पर ही पड़ता है। तो हम डेफिनेशन क्या बना देंगे, जिस क्रिया के साथ कर्म मौजूद नहीं होता, न ही होने की संभावना होती और उस क्रिया का प्रभाव पूर्णतः कर्ता पर ही पड़ता है, तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसके हमने एग्जाम्पल लिए हैं दो। सबसे पहले मोहन हंसता है। तो मोहन हंसता है, इस हंसना क्रिया में कर्म का अभाव है और इस पूरी की पूरी क्रिया का प्रभाव मोहन पर ही पड़ रहा है, अर्थात यहाँ जो है हंसना क्रिया अकर्मक क्रिया है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है रमा सो रही है। तो सोना क्रिया जो है वो इसमें भी कर्म का अभाव है और इस सोना क्रिया का पूर्णतः प्रभाव किस पर पड़ रहा है, रमा पर, यानी कर्ता पर पड़ रहा है, अर्थात ये हंसना क्रिया और सोना क्रिया क्या होंगी, अकर्मक क्रियाएं होंगी। तो फ्रेंड्स अभी हमने समझा सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं को जो व्याकरण के नियमों के तहत। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा शॉर्ट ट्रिक जिससे आप बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि भाई क्रिया सकर्मक है या अकर्मक। तो चलिए उसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है, इस शॉर्ट ट्रिक के तहत आपको क्रिया से जस्ट पहले क्या और किसको, ये दो प्रश्न करने हैं। क्रिया से जस्ट पहले क्या और किसको, ये दो प्रश्न करने हैं। यदि इनमें से किसी एक का भी उत्तर मिल गया या फिर मिलने की संभावना हुई तो क्रिया सकर्मक होगी, और यदि किसी का भी उत्तर नहीं मिला और ना मिलने की संभावना हुई तो क्रिया अकर्मक होगी। इसको जानते हैं कैसे। जब सबसे पहले हमने कहा कि भाई पढ़ना, हम क्रिया लेते हैं पढ़ना, तो पढ़ना से जस्ट पहले हम लगा देते हैं क्या पढ़ना, तो इसमें पुस्तक
या किसी पत्र या किसी अखबार या किसी आर्टिकल के कर्म होने की संभावना रहती है। तो क्या पढ़ना, यानी इसका उत्तर मिलने की संभावना है हमें, तो अर्थात पढ़ना क्रिया हमेशा सकर्मक होगी। फिर हम कहेंगे कि भाई पीटना क्रिया, तो क्या पीटना, यदि जवाब ना मिले, ठीक है, फिर हम पूछेंगे किसको पीटना, तो किसको पीटना, अब इस किसको के साथ किसी के भी नाम के कर्म होने की आशंका है, यानी संभावना है, तो इसको हम क्या कहेंगे, पीटना क्रिया भी सकर्मक क्रिया है। इसी तरह से देख लेते हैं हम, हमारे पास हंसना क्रिया है। क्या हंसना, क्या कोई उत्तर मिलेगा, या किसको हंसना, कोई उत्तर नहीं मिलेगा, अर्थात ये जो हंसना क्रिया है ये अकर्मक क्रिया है। इसी तरह से सोना, क्या सोना, किसको सोना, इसका भी उत्तर नहीं मिलेगा, अर्थात सोना क्रिया भी क्या है, अकर्मक क्रिया है। तो क्रियाएं या तो सकर्मक ही होती हैं या अकर्मक होती हैं, बस उनको पहचानना है हमें क्या और किसको प्रश्न करने से। फ्रेंड्स, प्रश्न केवल यही करना है क्या और किसको। अगर हम इन प्रश्नों को मॉडिफाई कर देंगे, कहाँ नहीं पूछ सकते हम, तो इनको यदि हम मॉडिफाई कर देंगे तो हमें सबके उत्तर मिल जाएंगे। आपको केवल क्या करना है, क्रिया से जस्ट पहले क्या और किसको प्रश्न करना है। चलिए हम इन जो क्रिया के एग्जाम्पल थे हमारे, इनमें हम मैच करके देखते हैं क्या ये ऐसा होता है। चलना क्रिया, तो क्या चलना, किसको चलना, क्या उत्तर मिलेगा इसका, नहीं, तो ये अकर्मक क्रिया है। इसके बाद है पढ़ना, क्या पढ़ना, किसको पढ़ना, तो क्या पढ़ना का उत्तर होने की संभावना है, अर्थात ये सकर्मक क्रिया है। इसके बाद हम कहेंगे हंसना, तो हंसना, क्या हंसना, किसको हंसना, तो ये अकर्मक हो गई। इसके बाद है बोलना, क्या बोलना, किसको बोलना, तो क्या बोलना, किसको बोलना, दोनों के ही उत्तर मिलने की संभावना है, अर्थात ये सकर्मक होगी। इसके बाद हमारे पास है लिखना, तो क्या लिखना, किसको लिखना, ये भी क्या लिखना के भी उत्तर मिलने की संभावना है, अर्थात ये भी सकर्मक होगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं में अंतर। तो अब हम बात करेंगे हमारे क्रिया के अन्य प्रकारों के बारे में। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे क्रिया के कुछ अन्य प्रकारों के बारे में, और ये अन्य प्रकार भी क्रिया के मुख्य प्रकारों की तरह ही बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमारे पास पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है कि जब कर्ता द्वारा किसी क्रिया को समाप्त करके कोई दूसरी क्रिया प्रारंभ कर ली जाती है या उस दूसरी क्रिया को भी समाप्त कर दिया जाता है, तो इन दोनों में से जो पहली वाली क्रिया होती है उसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यह है राम भोजन करके सो गया, तो इसमें सबसे पहली क्रिया है भोजन करना और दूसरी क्रिया है सोना। तो इन दोनों क्रियाओं में से जो पहली वाली क्रिया कर्ता द्वारा की गई है वो है पूर्वकालिक क्रिया। तो यहाँ है भोजन करके, ये जो है पूर्वकालिक क्रिया है। दूसरा एग्जाम्पल है वह आकर जा चुका है, तो आना भी एक क्रिया है और जाना भी एक क्रिया है। तो उसने सबसे पहली क्रिया कौन सी की, आकर, यानी आना, तो यहाँ आकर पूर्वकालिक क्रिया है। इसके बाद दूसरी क्रिया हमारे पास द्विकर्मक क्रिया। तो फ्रेंड्स, ऐसी क्रिया जिसके दो कर्म होते हैं उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं और बहुत ही आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि मैंने आपको कर्म की डेफिनेशन दो बताई है। तो जिस क्रिया में दो कर्म होंगे वो द्विकर्मक होगी। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, रमा ने मोहन को पुस्तक दी, तो यहाँ पर दो कर्म हैं, एक तो है मोहन और दूसरा है पुस्तक। इसी तरह से इसका एक और एग्जाम्पल हमने लिया है, वो है माँ ने बच्चों के लिए भोजन बनाया, तो बच्चे कर्म है यहाँ और भोजन कर्म है। तो ये थी हमारी द्विकर्मक क्रिया। फ्रेंड्स, अगली क्रिया जो है हमारे पास वो प्रेरणार्थक क्रिया है। और प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है कि जब कर्ता द्वारा किसी कार्य को स्वयं ना करते हुए किसी अन्य व्यक्ति को उसके करने की प्रेरणा दी जाती है, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। फ्रेंड्स, ये जो है प्रेरणार्थक क्रिया दो रूपों में संपन्न होती है। एक होती है प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरी होती है द्वितीय प्रेरणार्थक। तो इनको समझेंगे हम कैसे। मूल क्रिया को हम बेस मानते हैं, यानी हमारी जो क्रिया है। तो सबसे पहले यदि देना क्रिया है हमारे पास, तो इसका जो प्रथम प्रेरणार्थक बनेगा वो होगा दिलाना और द्वितीय प्रेरणार्थक दिलवाना। इसी तरह से पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, लिखना, लिखाना, लिखवाना, हंसना, हंसाना,
हंसवाना। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रेरणार्थक क्रियाएं दो रूपों में संपन्न होती है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। इसके बाद हम बात करेंगे हमारी जो चौथी क्रिया है जिसको हम कहते हैं नाम बोधक क्रिया। तो फ्रेंड्स, नाम बोधक क्रिया क्या क्रिया होती है? यदि हम संज्ञा और विशेषण में क्रिया को जोड़ देते हैं, यानी संज्ञा के शब्दों में क्रिया को जोड़ देंगे या फिर विशेषण के शब्दों में हम क्रिया को जोड़ देंगे, तो इनसे जो क्रिया बनेगी वो होगी नाम बोधक क्रिया। एग्जाम्पल के तौर पे संज्ञा के साथ हम जोड़ते हैं क्रिया को, रक्त और क्रिया है खौलना, तो हम एक साथ कहते हैं रक्त खौलना या रक्त खौल रहा है। तो रक्त खौलना एक नाम बोधक क्रिया है। इसके बाद यदि हम विशेषण की बात करें तो विशेषण है पीला और क्रिया हो गया पढ़ना। तो पीला पढ़ना, यदि हम कहें पीला पढ़ना किस प्रकार की क्रिया है, तो वो है नाम बोधक क्रिया। तो फ्रेंड्स, अगला जो हमारा प्रकार है वो है नाम धातु क्रिया। अभी हमने पढ़ा नाम बोधक क्रिया और अगला है नाम धातु क्रिया। फ्रेंड्स, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। नाम बोधक क्रिया में हमने पढ़ा कि भाई संज्ञा और विशेषण में हम क्रिया को जोड़ते हैं, जबकि नाम धातु में हम क्या करते हैं, संज्ञा और विशेषण में कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हैं, यानी इनको कुछ परिवर्तित कर दिया जाता है। और संज्ञा विशेषण को कुछ परिवर्तित करके यदि क्रियापद का निर्माण हो जाता है तो ऐसी क्रियाओं को हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा है हमारे पास बात, तो अगर हम बात को मॉडिफाई करके बतियाना कर दें तो बतियाना एक क्रिया है। हाथ से बना हथियाना यानी छीनना एक क्रिया है। तो ये संज्ञा से कुछ परिवर्तित करके क्रिया बनी है। इसी तरह से विशेषण है हमारे पास, गर्म से बना गरमाना और चिकना से बना चिकनाना। तो ये जो क्रियाएं हैं जो कि संज्ञा और विशेषण में कुछ परिवर्तन ला करके बनाई जाती हैं, वो होती है नाम धातु क्रियाएं। तो फ्रेंड्स, अगला जो है हमारे पास यौगिक क्रिया है, जो दो अलग अलग क्रियाओं के मेल से समग्र रूप से एक क्रिया बनाती है। यानी जो दोनों क्रियाएं होंगी वो बिल्कुल अलग अलग होंगी, लेकिन एक साथ मिलकर वो समग्र रूप से एक ही क्रिया का निर्माण कर रही होंगी। जैसे हमने कहा खेलना कूदना, ये दोनों अलग अलग क्रियाएं हैं, लेकिन हम एग्जाम्पल में कैसे इसको रख सकते हैं कि भाई खेलना कूदना एक अच्छी आदत है, या फिर हम कहेंगे रमा खेलती कूदती रहती है। तो इसी तरह से पढ़ना लिखना, आना जाना, जैसे हम इसको कहेंगे आते जाते रहिएगा। तो ये जो हैं दो अलग अलग क्रियाएं, लेकिन जो समग्र रूप से एक ही क्रिया का निर्माण कर रही है, इसको हम कहते हैं यौगिक क्रिया। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमारा सातवां भेद है अन्य क्रियाओं में वो है संयुक्त क्रिया। और संयुक्त क्रिया में क्या होता है कि दो क्रियाएं मिलकर एक क्रिया का निर्माण करती हैं, जबकि ऊपर यौगिक क्रिया में क्या हुआ था कि भाई दो अलग अलग क्रियाएं मिलकर एक क्रिया बन रही है। और इसमें क्या होता है, इसमें दो क्रियाएं ही एक क्रियापद का निर्माण करती हैं, वो अलग अलग क्रियाएं नहीं होंगी। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, मुझे पढ़ने दो, तो पढ़ना अलग क्रिया है, देना अलग क्रिया है, इन दोनों को मिलाकर पढ़ने दो, ये समग्र रूप से एक संयुक्त क्रिया का निर्माण कर रही हैं। इसी तरह से दूसरा है, वह नदी में डूब गया। डूबना एक क्रिया है और गया यानी जाना एक क्रिया है, ये संयुक्त रूप से एक क्रिया का निर्माण कर रही है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारी है आठवीं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है कि ऐसी क्रिया जो मुख्य क्रिया के बाद प्रयुक्त होकर क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करती है, तो उसको हम कहते हैं सहायक क्रिया। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे समझा है, नदी बह रही है, तो इसमें मुख्य क्रिया है बहना, जबकि रही है ये इसकी सहायक क्रिया है। तो इसमें यदि आपसे कोई पूछे कि मुख्य क्रिया, तो भाई इसको हम मुख्य क्रिया बता सकते हैं और सहायक क्रिया रही है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो इसमें क्या है, रहना मुख्य क्रिया है, जबकि हूँ इसमें सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद मोहन दिखाई दे रहा है, तो दिखना मुख्य क्रिया है, दे रहा है ये इसका हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया है। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास अन्य प्रकारों में क्रिया के लास्ट है, जिसको हम कहते हैं क्रियार्थक क्रिया। क्रियार्थक क्रिया किसे कहते हैं, जहां पर क्रिया को मुख्य रखा जाता है या फिर जहां पर हम क्रिया का प्रयोग संज्ञा की तरह करते हैं, तो उसे क्रियार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्रियार्थक क्रिया में होगा क्रिया को मुख्य रखा गया होगा या फिर संज्ञा की तरह उसका प्रयोग किया गया होगा। जैसे हम कहते हैं
टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ठीक है, तो टहलना ये क्रिया है और इसको फोकस रखा गया है और इसको संज्ञा की तरह बताया गया है, अर्थात यहाँ पर टहलना क्या है, क्रियार्थक क्रिया है। दूसरा एग्जाम्पल है देश के लिए मरना कीर्तिदायक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मरना, यानी इस क्रिया को हमने बहुत इंपॉर्टेंट रखा है या फोकस रखा है। तो यहाँ मरना जो है वो क्रियार्थक क्रिया होगी। तो फ्रेंड्स, ये था क्रिया के बारे में एक विस्तृत अध्ययन। यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है और समझ आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।